हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, आज पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने फेडरल फीचर्स को हमेशा से अपनाया लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड को कभी भी यूज़ नहीं किया। तो इसका मेजर रीज़न क्या है, इस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने फेडरल फीचर्स को क्यों अपनाया। देखो, फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जब दोनों के पास में खुद की पावर हो और दोनों के पास में लॉ मेकिंग पावर भी हो और लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर भी हो। हमारे इंडिया में है, सेंटर में पार्लियामेंट है, लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव है, वहाँ की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी के तहत जो कैबिनेट है वो वहाँ की एग्जीक्यूटिव हो गई। इसी तरीके से जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहाँ भी खुद की गवर्नमेंट है। तो दोनों के पास में लॉ मेकिंग पावर और दोनों के पास में लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर। और सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे से अपनी पावर नहीं लेते, बल्कि दोनों अपनी पावर जो लेते हैं वो लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये फेडरल फीचर्स में मेन फीचर्स आ गए। जहाँ भी इस तरीके का प्रोसीजर होता है वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट पाई जाती है। तो इंडिया ने फेडरल फीचर्स को अपनाया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब फेडरल फीचर्स को अपनाने का कारण क्या था। देखो, अपनाने का दो कारण आप डिसाइड कर सकते हो, एक था हिस्टोरिकल रीजन और एक था जियोग्राफिकल रीजन। फर्स्ट हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल रीजन। 1947 में जब हमारा इंडिया आज़ाद होता है उससे पहले इंडिया में लगभग 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब छोटी छोटी देसी रियासतें थी जिनके ऊपर खुद के उनके राजा थे। अब जैसे ही इंडिया आज़ाद होने वाला होता है, यहाँ पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है वो ये डिसाइड करता है कि इंडिया दो पार्ट में डिवाइड होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये जो छोटे छोटे रियासतें हैं ना, वो चाहे तो इंडिया के साथ जाएं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाएं और चाहे तो अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर दें। तो इसमें से ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। उनको ये था कि हम अलग से रहेंगे, हमारा जो प्रोसीजर है वो ही चलता रहेगा। लेकिन हमारे जो फर्स्ट डेप्यूटी PM थे, इसके अलावा फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया VP मेनन के साथ में मिलकर के इन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ में लाने के लिए कोशिश उन्होंने ये की। उन्होंने ये बोला कि आप हमारे साथ आइए। तो प्रिंसली स्टेट ने बोला कि हम क्यों आए, जब हमारे पास इंडिपेंडेंस है, जब हमारी सारी ट्रेडिशंस को हम खुद के दम पर रेगुलर कर सकते हैं, तो हम आपके साथ क्यों आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं कि आप हमारे साथ आए, हम आपको मोर सिक्योरिटी, मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब जब भी आपके ऊपर किसी से अटैक होगा तो इंडिया आपके साथ खड़ा होगा। और आपका जो वर्क है ना, आप बोल रहे हो कि हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, मतलब हमारा जो प्रोसीजर है, जो कल्चर है, राजा की जो कल्चर वाला, ट्रेडिशन वाला जो काम है वो हम रेगुलर फॉलो करेंगे। बोले आप उसको फॉलो कीजिए, हम फेडरल फीचर्स अपना रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम सारी पावर सेंटर को देंगे, हम आपको पावर देंगे, आपके पास में जो पावर है वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। इस तरीके से ये हिस्टोरिकल रीजन था जिसकी वजह से इंडिया को फेडरल फीचर्स अपनाने पड़े। दूसरा कारण क्या था, जियोग्राफिकल रीजन। जियोग्राफिकल रीजन की अगर आप बात करो, देखो जियोग्राफिकल रीजन में हमारा इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है। अब अगर हम यूनिटरी फॉर्म अपना दें, यूनिटरी फॉर्म क्या होता है, सेंटर के पास में सारी पावर हो और वहाँ पर स्टेट भी हो, लेकिन स्टेट के पास में सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर हो। सेंटर जो लॉ बनाए उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का काम करे स्टेट्स। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो, मान लो आप एक रूम में बैठे हो, आपके रूम में कोई टीचर आता है और टीचर आपको पावर देता है कुछ समय के लिए कि इस कमरे के जो स्विच है उसको ऑन और ऑफ करने की पावर आपके पास है, लेकिन टीचर ने आपको ये पावर दी है, आपने खुद ये पावर नहीं ली है। सेम इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के पास में जब दोनों के पास में जो पावर है वो डिवीज़न नहीं होती और सारी पावर सेंटर के पास होती है, तो सेंटर लॉ बनाता है और स्टेट्स को सिर्फ गाइड करता है कि आपको किस अकॉर्डिंग कैसे इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस ऐसे वाला जो प्रोसीजर है वो इंडिया ने नहीं अपनाया। ना अपनाने का दूसरा कारण ये था कि अगर हम दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर देते तो इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री। नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट,
साउथ वाले जो स्टेट हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर होते हैं। यहाँ पर लोकल में क्या प्रॉब्लम है, लोकल में क्या इशू है, उनको दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी नहीं समझ पाती। मतलब हमारी जो कैपिटल गवर्नमेंट है वो कभी समझ ही नहीं पाती कि यहाँ पर क्या लोकल इश्यूज हैं। इन लोकल इश्यूज को जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही अच्छे से समझ सकते हैं, वो ही उसको अच्छे से उठा सकते हैं। तो हमारा जो भी कल्चर है, ज्योग्राफिकल जो हमारी वास्टनेस है हमारी कंट्री की, इन सब को देखते हुए हमें फेडरल फीचर्स को अपनाना पड़ा। अब फेडरल फीचर्स जब अपना लिए तो फेडरल वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका स्टेटमेंट दिया कि अगर हम फेडरल वर्ड यूज़ कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेट्स को एक प्रूफ मिल जाएगा कि हम तो फेडरल है ना। फेडरल में क्या होता है कि स्टेट और जो सेंटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर अप्लाई नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, खुद की जो सॉवरेनिटी है उसको खुद मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जब स्टेट को एक प्रूफ मिल जाता है स्टेट्स को, तो स्टेट्स क्या करते हैं, जब भी उनके अगेंस्ट कुछ काम होता तो बोलते हम तो फेडरल है ना, आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यही मेन रीजन था कि हमने फेडरल वर्ड को यूज नहीं किया और फेडरल वर्ड की जगह हमने प्रेफरेंस दी यूनियन ऑफ स्टेट्स को। जब यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में स्टेट्स पावरफुल होते हैं और यूनियन ऑफ स्टेट्स में सेंटर पावरफुल होता है। और इंडिया में सर्कमस्टेंसेज ऐसी नहीं थी कि हम जो यूनिटरी फीचर्स है उसको अपनाएं और फेडरल फीचर्स, प्योर फेडरल फीचर जैसे यूएसए में है उसको अपनाएं। हम सिर्फ दोनों का मिक्सअप लेना चाहते थे क्योंकि इंडिया में जो सर्कमस्टेंसेज थी वो काफ़ी डिफरेंट थी और रेगुलर इंडिया की इंटीग्रिटी को और इन सब को सेव करके रखने के लिए हमें ज़रूरत थी कि हम फेडरल फीचर्स तो अपनाएं लेकिन उसके साथ में सेंटर को ज़्यादा पावर दे। तो यही मेन रीज़न था कि फेडरल फीचर्स अपनाएं लेकिन फेडरल वर्ड को हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज है, कांवड़ यात्रा को लेकर के चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो यूपी है उसको क्लियर करना पड़ेगा कि वो कांवड़ यात्रा को बंद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर जो जब सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में पावर लेकर के वो डिसीजन ले। अब उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने एनुअल कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। थर्ड वेव आने की आशंका है और कोविड के केसेस रेगुलर बढ़ रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड ने भी इसको बैन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो कैंसिल होगी, इस बार उसको नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन्ना, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से जो पीपल्स है उनकी सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा है। हम अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि लोगों के जो राइट्स हैं, जो भी उनके पास लिबर्टीज़ है, जो भी फ्रीडम है, उनको हमेशा से सेव करके रखा जा सके। नेक्स्ट न्यूज, अब जो नए केसेज मिल रहे हैं ना कोविड की, उनमें ज़्यादातर में ये बोला जा रहा है कि मान लो दिल्ली में 92 सैंपल ले गए, उसमें से ओवर 88% ऑफ 92 सैंपल्स फ्रॉम दिल्ली, जिनमें अगर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो डेल्टा वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आया है। नेक्स्ट न्यूज अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अफगानिस्तान एक तो उसकी लोकेशन इतनी वो है कि चाइना काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। चाइना अपनी मौजूदगी को यूरोपियन कंट्रीज़ तक, गल्फ कंट्रीज़ तक पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान का यूज कर सकता है। अशरफ गनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि तालिबान ने कुछ बैटल्स जीती हैं लेकिन जो अंतिम वॉर है, जो युद्ध है, वो अफगानिस्तान जीतेगा। अफगानिस्तान ने देखो यूएस की जो सेना वहाँ पर अचानक से बाहर निकली है ना, इससे काफ़ी परेशानी हुई है। तालिबान को लगा है कि ना तो पीस एस्टेब्लिश हो पाई, जिस काम के लिए वो लोग आए थे वो वर्क नहीं हो पाया, और जब वो वर्क ही नहीं हो पाया तो तालिबान को लगा कि वी आर पावरफुल, और यही मेजर रीजन है कि तालिबान ने बहुत सारी सिटीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश की है। अब अशरफ गनी ने बोला है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब बहुत सारी कंट्री जो मिल करके वो आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत का दौर अपनाया जाएगा। इसी को लेकर के दोहा में इंट्रा अफगान नेगोशिएशन विद द तालिबान होने वाली है, और इसके साथ में इस्लामाबाद के साथ में भी ओपन डायलॉग के ऊपर बात की जाएगी। क्योंकि अभी अशरफ गनी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत सारे जिहादी जो फाइटर्स हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं पाकिस्तान से। ये मेजर इशू देखने को मिला है। इसका
तो ये कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के द्वारा कि किस तरीके से हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्यूशन किया जा सके। मिस्टर गनी ने तो ये भी बोला है कि जो भी यहाँ पर रेगुलर डेथ हो रही हैं उसकी वजह से हम परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ठीक है, इंडिया के लिए देखो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने बोला है कि इंडिया हमेशा से एक ट्रू पार्टनर के रूप में रहा, जब भी अफगानिस्तान को ज़रूरत पड़ी इंडिया हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, और अफगानिस्तान में जो भी डेवलपमेंट है वो किसकी सहायता से, इंडिया की सहायता से है। ठीक है, और दिस इज आवर जॉब, द पीरियड ऑफ इंटरनेशनल एंगेजमेंट और आवर यूज ऑफ फोर्स इन अफगानिस्तान इज ओवर, ही टोल्ड द हिंदू ड्यूरिंग हिज विजिट टू दुशांबे to attend the Central and South Asia Connectivity Conference on Friday। ये अशरफ गनी के स्टेटमेंट हैं। उन्होंने बोला है कि समय गया कि विदेशी ताकतें यहाँ ला करके हम तालिबान को हटा सके, हमें हमारी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, जो अफगानिस्तान है वहाँ पर इंडिया के एक फोटोग्राफर थे दानिश सिद्दीकी, उनको मार दिया गया। ये जो दानिश सिद्दीकी थी ना वो पुलिट्जर प्राइज विनिंग थी। अब ये पुलिट्जर प्राइज क्या होता है, पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर्स, म्यूजिक इसमें जो अचीवमेंट करता है, इसके अलावा पब्लिक सर्विस में अगर आउटस्टैंडिंग वर्क किया जाता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। जोसेफ पुलिट्जर एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, उन्होंने अपनी मनी को अपनी विल में ये लिखा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी को ये पैसा दिया जाए और वो लॉन्च करे अपनी यहाँ पर एक प्राइज़ जो जर्नलिज्म स्कूल के लिए एस्टेब्लिश किया जाए कि जर्नलिज्म के एरिया में जो भी बेस्ट वर्क करे उसको पुलिट्जर प्राइज दिया जाएगा। 1917 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड पुलिट्जर प्राइज बोर्ड के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। कोई भी जो विनर होता है उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसके अलावा $15,000 उसको कैश अवार्ड दी जाती है। द विनर इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी इज अवॉर्डेड ए गोल्ड मेडल। मतलब दो कैटेगरी होगी ना, एक तो आपने जर्नलिज्म में बहुत बेहतरीन काम किया हो, दूसरा आपने पब्लिक सर्विस में बहुत काम किया हो, तो पब्लिक सर्विस वाले को तो क्या दिया जाता है, गोल्ड मेडल दिया जाता है। और जो जर्नलिज्म वाला है, जर्नलिज्म जो है उसको 15,000 कैश अवार्ड, इसके साथ में सर्टिफिकेट। और जो पब्लिक सर्विस कैटेगरी है उसमें साथ में $15,000 तो दी जाती है, इसके साथ में एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारे पार्लियामेंट का, तो उसमें कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम पहले रह चुकी है, उन्हीं के बारे में डिस्कशन है। तो एंटी ट्रैफिकिंग बिल माना जा रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, टेबल पर रखा जाएगा, इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिकिंग का जो काम बढ़ा है कोविड के दौरान, उन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। बहुत सारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स, रिसर्चर्स, उन्होंने इस बिल का ये जो ड्राफ्ट रखा गया है उसका वेलकम किया है। बोला है कि इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है ट्रैफिकिंग की, उनको काउंटर करने, प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन, टू प्रोवाइड फॉर केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन टू द विक्टिम्स वाइल रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग a supportive legal, economic and social environment for them and also to ensure prosecution of offenders। सीधी सी बात यह है कि उनको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस बिल में बोला गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। मतलब पूरे इंडिया में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में रिस्पॉन्सिबल रहेगा NIA। मतलब ये काम करेगा NIA कि जब भी कोई ट्रैफिकिंग होगी तो उसको ढूंढने का, उसके ऊपर वर्क करने का काम किया जाएगा NIA के द्वारा। लेकिन इस एक्ट में ये नहीं बोला गया है कि NIA लोकल लेवल पर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है, NIA तो नेशनल लेवल पर काम करेगा ना, तो लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है
कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो हमारी डिफेंस पॉलिसी है वो अलग अलग हो गई है। पहले जो हमारी डिफेंस पॉलिसी थी वो फॉरेन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि चाइना के साथ में जब भी हमारी प्रॉब्लम हुई, हमने सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की वजह से ना सोच करके डिफेंस पॉलिसी की तरह सोचा कि बॉर्डर मैनेजमेंट अलग है, किसी कंट्री के साथ जो पर्सनल रिलेशन है वो अलग है। बॉर्डर के ऊपर ना तो हम पहले किसी के ऊपर अटैक करते हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी को अगर कोई थ्रेट करने की कोशिश करेगा तो कंट्री जो है वो सेम लैंग्वेज में उनको रिस्पॉन्ड करेगा। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को, ये जो डिफेंस पॉलिसी है, इसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया। अब देखो अभी क्या हुआ हमारे इंडिया में, जम्मू में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर हुआ ड्रोन अटैक। उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि DRDO जो है वो नई स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा है एंटी ड्रोन मैकेनिज्म को लेकर के। कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसका यूज किया जा सके बॉर्डर एरियाज में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने जो बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पर फेंसिंग भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी है। बोला गया है कि 2022 तक जो हमारी जो भी बॉर्डर्स में जो भी गैप्स हैं उन सबको फिल कर दिया जाएगा। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम वो लॉन्च किया जा चुका था, और इसको इफेक्टिव सर्विलेंस किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम के लिए कागजों में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, रियली में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो भी गैप्स हैं बॉर्डर एरियाज में उन सबको फिल किया जाएगा। मतलब बोला यह जा रहा है कि जो भी हमारी बॉर्डर है उसको सिक्योर करने का जो भी हमारी डिफेंस पॉलिसी है उसको हम अलग लेवल पर लेकर के गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गुजरात का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को मतलब स्टार्ट कर दिया। फॉर्मलाइजिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज क्रूशियल फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और उन्होंने जब ये इनॉग्रेशन किया तो उन्होंने बोला कि हर जो सिटीजन है, हर जो पीपल है, उसके पास राइट है कि हर इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या किसी भी एरिया में कुछ भी चल रहा है उसकी लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं तो उसकी लाइव प्रोसीडिंग होती है। राज्यसभा लोकसभा के तहत आप देख सकते हो लाइव कि कैसे वहाँ काम हो रहा है। सेम इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्क किया है कि जो भी हमारे यहाँ काम होता है उसको लाइव हर पर्सन चाहे तो सुन सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, फॉरेन पेज से न्यूज है। फॉरेन पेज से न्यूज में ये बोला गया है, क्वेड ग्रुप के बारे में आपको पता होगा ना, क्वेड ग्रुप क्या होता है। तो क्वेड ग्रुप के बारे में नीचे सारा कमेंट बॉक्स में आपको जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो लिखना है। अब क्या बोला गया है यूएस के द्वारा कि यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एक नया क्वेड ग्रुप बनाए। अब इससे आपको ये तो पता चल गया, अब ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ पे एक इंडिया है एक दूसरा इंडिया बना ले। मतलब सिंबोलाइजिंग, ये जो वर्ड है वो सिंबोलाइजिंग है। क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुप होता है, इनफॉर्मल ग्रुप, उसको बोला जाता है क्वेड ग्रुप। और अब अदर एक क्वेड ग्रुप बनाया जा रहा है इन सबको लेकर के। बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है, पीस है, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्वेड ग्रुप बनाना चाहिए। ये सारे जो कंट्री हैं वो मिल करके वर्क करें अफगानिस्तान के लिए और यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करें। अब देखो, जो अफगानिस्तान की लोकेशन है ना वो काफ़ी स्ट्रेटजिक है। स्ट्रेटजिक ऐसे है कि पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर होती है, ईरान के साथ में वेस्ट में, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान के साथ में नॉर्थ में और चाइना के साथ में नॉर्थ ईस्ट में। देखो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से सिटी के नाम वो जो इम्पोर्टेंट है, जो न्यूज़ में बार बार आ रहे हैं, वो उनको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सिटीज़ है जो काफ़ी न्यूज़ में रही उनका नाम दे करके डायरेक्ट इस साइड कंट्री का नाम दे देंगे कि कौन सा सिटी किस कंट्री से रिलेटेड है। जो अफगानिस्तान है उसकी लोकेशन हार्ट ऑफ द हिस्ट्रिक सिल्क रोड, मतलब हिस्ट्री में जो सिल्क रोड था उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। कॉमर्स के हिसाब से आप देख लो, अगर आपको एशियन कंट्रीज़ को यूरोप के साथ में कनेक्ट होना है तो उसमें अफगानिस्तान एक मेन रोल प्ले करेगा। इसी की वजह से एंड एनहेंसिंग रिलीजियस, कल्चरल एंड कमर्शियल कॉन्टैक्ट, सारे कॉन्टैक्ट्स भी इंक्रीज होंगे। अब ये जो नया क्वेड ग्रुप है वो हो सकता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान में
एक्सटेंड करने की जो उनकी डिजायर है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए। वो ये देखो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर इनिशिएटिव है चाइनीज़ प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के द्वारा। जब वो 2013 में पावर में आए थे तब उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली उन्होंने एम लिया था कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद ए नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स, मतलब लैंड रूट्स का भी यूज करेंगे और सी रूट्स का भी यूज करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो चाइना जो कोशिश कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट हो, उसको रोकने में एक बेस हो सकता है। ओके, जब से यूएस ने 31 अगस्त के द्वारा उन्होंने बोला है कि ये लास्ट डेडलाइन है, इससे पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान गवर्नमेंट और इंसर्जेंट जो तालिबान हैं उनके बीच में एक पीस सेटलमेंट होने की काफ़ी आवश्यकता है। काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, रीजनल जो गवर्नमेंट्स है, रीजनल जो कंट्रीज़ हैं, कि यहाँ पर जब पीस होगी तभी हमारे जो सारे इनिशिएटिव हैं वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज साइंस पेज पर न्यूज है। साइंस पेज पर ये बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाना चाहिए कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस को लेकर के। मतलब एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके आईआईटी मद्रास ने एक नया टूल डेवलप किया है जिसको बोला जाता है एनबी ड्राइवर, नेबरहुड ड्राइवर। इसको यूज किया जाएगा कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस इन सेल, मतलब सेल में म्यूटेशन हो रहे हैं और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, इसका पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारा जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन आपको पता होगा, हमारा जो नॉर्थ पोल, वहाँ जो रीजन है पहले वहाँ पर लाइटनिंग बहुत कम होती थी, बहुत रेयर चांसेज होते थे कि वहाँ पर लाइटनिंग होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आर्कटिक से लेकर के साइबेरिया टू नॉर्थ ऑफ अलास्का वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होने लगी है। और साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो फिनोमिना है वो काफ़ी अनयूजुअल हो गया है। फोरकास्टर्स ने ये भी बोला है कि देखो, जब पहले क्या होता था, यहाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ, पहले क्या बोला जाता था कि जो आर्कटिक ओशन है वो पूरा का पूरा आइस से कवर था, ठीक है, जो पानी था वो आइस से कवर हुआ था। तो इसके ऊपर जो एयर थी वो कॉन्वेक्टिव हीट जो थी उसमें काफ़ी कमी थी। कमी होने की वजह से लाइटनिंग स्टॉर्म यहाँ पर कन्वेक्टिव हीट नीडेड टू जनरेट लाइटनिंग स्टॉर्म। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब आर्कटिक रीजन जो तेजी से गर्म हुआ है, उसकी पूरे वर्ल्ड से अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी तेजी से गर्म हुआ है आर्कटिक रीजन, जिसी की वजह से ये जो फिनोमिना है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे इंडिया ने मास्टर कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसका मेन रीजन अगर हम पता करने की कोशिश करें तो आरबीआई ने, जो यूएस कंपनी है जिनको ये दिया गया था काम कि आप हमारे यहाँ पर मास्टर कार्ड और भी जो अलग तरीके के जो कार्ड है उनको अप्लाई कर सकते हो। In 2018, Indian Central Bank had issued a circular ordering card companies such as Visa, MasterCard, American Express to store all Indian customer data locally so that the regulator could have unfettered supervisory cases। इसमें क्या था, देखो, जो भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो जो भी हमारे इंडिया के, देखो इंडिया के लोगों को आपने जब डाटा दिए तो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो ये जो कंपनीज थी इनके लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारे इंडिया के जो भी डाटा है ना उनको आप विदेश में सेव नहीं करोगे, आप यहीं पे, मतलब डाटा लोकलाइजेशन जो पॉइंट है उसके ऊपर इंडिया ने फोकस किया। इंडिया ने बोला कि ये तो हमारी प्राइवेसी है, हमारे सिटीजन्स की, वो हनन होती है अगर आप हमारे जो डाटा हैं उनको बाहर लेकर के जाते हो। तो यही मेजर प्रॉब्लम थी कि डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी की वजह से इनको बंद किया गया, क्योंकि आरबीआई ये चाहता है कि हमारे जो डाटा हैं उनको यहीं पर सेव किया जा सके। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड, खुद का मास्टर कार्ड लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज, केरला में दोबारा से सेकेंड वेव के बाद में दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या कारण है, हो सकता है कि वहाँ पर जो भी कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहाँ पर पिलग्रिमेज जो साइट है वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे मेजर रीजन हो सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज ट्विटर को लेकर के है। हमने जो नए आईटी रूल्स बनाए उनके आधार पर हमने सारे सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ये कोशिश की थी कि आप अपनी हर मंथ जो भी आपकी रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, उसको जारी करोगे। ट्विटर को हमने काफ़ी प्रेशराइज किया, तब जाकर के उन्होंने अपने यहाँ पर ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट किया। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब उन्होंने ग्रीवियंस ऑफिसर, देखो एक तो काफ़ी प्रेशर क्रिएट करना पड़ा। पहले तो ट्विटर ने बोला कि मैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज नहीं हूँ, लेकिन बाद में जब प्रेशर क्रिएट किया तो उन्होंने माना और उन्होंने अपना ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त किया। उन्होंने ये भी बोला अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में, पहली अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट लेकर के आए हैं वो, और उन्होंने बोला हाउ हैज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिएक्टेड टू प्लीज फॉर इंफॉर्मेशन डाटा फ्रॉम गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी डाटा के बारे में पूछा जाता है उसमें क्या अलग अलग उनके विजन हैं, इन सब को भी उन्होंने इसमें पब्लिश किया है। उन्होंने ये बोला कि हमने बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उनको डिलीट किया क्योंकि उनमें जो पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा था, इसके अलावा बहुत सारे अब्यूजिव वीडियोस थे, बहुत सारे अब्यूजिव ट्वीट्स हुए, उन सबको हमने ख़त्म करने की कोशिश की। मतलब हेट ऑफ स्पीच जो होता है उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने में इन सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। इन्हीं को करने के लिए तो इंडिया ने ये लेकर के आए थे ना। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी बोल देगा, उन सब को बोलने से पहले उनका ओरिजिनेटर पता जा सके, इन सब को लेकर के तो ये नए आईटी रूल्स निकाले गए थे। हालांकि इन आईटी रूल्स के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई। लोगों को ये लगता है कि उनकी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के खिलाफ में जब उनका क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा तो गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कैसे कर पाएगी। नेक्स्ट न्यूज, कुछ प्रोफाइल्स हैं जो काफ़ी पूरे सप्ताह काफ़ी न्यूज़ में रही। ये हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देउबा। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो केपी शर्मा ओली है उनको हटाया जाए और ये नए पीएम वहाँ पर बनाए जाएं, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से नए चुनाव हो सके। ये हैं क्यूबा के हेड। क्यूबा भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। वहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास में जो डेली वेजेस हैं उन तक की प्रॉब्लम भी आ रही थी। नेक्स्ट न्यूज, ये है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी। और देखो जो ये अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी भूल भुलैया में है। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान वाली प्रॉब्लम सोल्व भी हो, हमें किसी का सहारा भी ना लेना पड़े और तालिबान को कर्व करके वहाँ पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो, ताकि अफगानिस्तान के जो पीपल हैं उनके सारे राइट्स को सेव किया जा सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।